It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. ये सब बात होती रहेगी। आपको इतना इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ऐसे पूछेंगे नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर हम बता रहे हैं क्योंकि पता होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। अगर हम हेल्थी होंगे, वी आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। बैलेंस्ड, हम कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अगर कोई पूछे हमको तो हम कैसे करेंगे, तो एक सिंपल एजेंडा यही कि बैलेंस डाइट खाओ, पर्सनल हाइजीन करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा बहुत सालों से इममेमोरियल टाइम से हम कर रहे हैं फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। हमको अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में। अगर किसी को डिजीज़ है तो हमसे उसे दूर रहना चाहिए, पर्सनल हाइजीन करनी चाहिए जिसको उसको, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना चाहिए, फिर कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि आप कह रहे हो तो गंदा तालाब है तो उसे साफ करवाओ, फिर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हाइजीन का मेंटेनेंस रखो, एंड एज अचीविंग गुड हेल्थ। ओके, when the function of one or more organal system has the body is adversely affected by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। हम ये नहीं कि हम हेल्दी है। अगर हमारे ऑर्गन्स में इतना सब अफेक्टेड, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्टेड है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हेल्दी है। वी हैव अ डिसीज, हमको डिसीज हुआ है। अब डिसीज भी दो टाइप में है, ब्रॉडली ग्रुप्ड टू डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अब जो डिजीज है ट्रांसमिटेड इजीली हो जाएंगे 1%, यानी कि आप अगर जैसे कि समझो मुझे टाइफाइड हो गया है, तो जैसे कि मैं खांस रहा हूँ या फिर डोर नॉब, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता हो, तो मैं खांस रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और जैसे मैंने अभी जैसे मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्यूटर में पढ़ा है, मेरे को सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, अब मैंने इसके ऊपर स्नीजिंग की, आप कोई और आया हो इसको टच कर रहा है तो उसको भी आराम से हो जाएगा। मतलब ये इजीली ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज। अगर हम बात करें वेरी कॉमन एंड एवरी वन सफ़र फ्रॉम दिस समटाइम्स, मतलब ये इन्फेक्शन ऐसा जिसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई तो होगा ही जो इसके उसमें होगा लपेटे में, मीन्स हर कोई आता है, मीन्स किसी ना किसी को कोई ना कोई अपने उम्र में, छोटा हो या बड़ा हो, कभी ना कभी तो ये डिसीज़ होते ही है जो इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि कॉमनली और इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। सम ऑफ द इन्फेक्शन इज लाइक एड्स और फटल, ये होता है पर ये अपने जो बॉडी फ्लूइड चेंज होता है तभी होता है, ये सर्दी जुकाम से नहीं होता, पर ये है इन्फेक्शियस। ओके, अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस की तो उसमें आ जाता है कैंसर, क्योंकि खुद से ही करते हैं हम, मेजर कॉज ऑफ डेथ यही है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, जैसे कि सिगरेट वो सब पीते हैं तो उससे होता है, पर कितने कुछ सालों बाद, जैसे 15 साल, मतलब ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इनको होने में टाइम लगता है। अपनी हेल्थ को ये धीमे धीमे इतना ख़राब कर दे कि आगे जाके फिर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हालत हो जाती है और एक बीमारियाँ होती हैं। अब अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिसीज़ की तो उसमें आते हैं वाइड रेंज ऑफ कॉमन बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन अ मैन, किसी में भी कर सकते हैं। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। और बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं, पैरासाइट को अनजाने के जो अपनी बॉडी में रह के, मतलब होस्ट की बॉडी में रह के अपनी लाइफ साइकिल पूरे कर, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन्स एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी वेरियस, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और इंटरफेयर करेगा हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, जो हम नॉर्मल रोज करते हैं, चलते फिरते खाते पीते घूमते रहते, उस सब चीज़ों में। मतलब अगर आपको ये बीमार कर देगा तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप बेड रेस्ट हो जाओगे, समथिंग, सबका अलग, मतलब सबके वो अलग होते हैं।
फिर रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, मैं जो बोल रहा हूँ मॉर्फो है बाहर से, और फंक्शनली अगर आप थके हुए हो तो आप कहीं बाहर नहीं, आपके जो काम करो काम नहीं कर पाओगे. Pathogen have to adapt a life within the environment of the host. For example, pathogen that enter the gut must know the way surviving in the stomach. अब जो पैथोजेंस होते हैं ये थोड़े वो होते हैं, मतलब आप बोल रहे हो ना, वो कोई भी टेम्परेचर में रह रहा है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के हिसाब से. ये गट में आएंगे, पहले एंटर द गट, फिर इनको पता है हमको स्टमक में कैसे रहना है. लो pH, रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स जहाँ पे होता है अपनी बॉडी में जो HCl वो सब, उनसे लोग दूर रहते हैं. उनको पता है हमको कहाँ पे रहना है कि हम इन सब से बच के रहें. अब ये सब जो पैथोजेंस है उनके बारे में यहाँ बताओ विद एन एग्जांपल ऑफ डिसीज कॉज. तो पहला जो हमारा वो बैक्टीरिया का, ओके, बैक्टीरिया. पैथोजन कौन सा है? पहला बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड. ये टाइफॉइड करता है ह्यूमंस बींग्स में. और ये पैथोजन जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टाइन. थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो कि जो हमारा सैल्मोनेली है तो साल्मोनेली, सलमान नहीं छोड़ेगा मारेगा मेरे को, साल्मोनेली साल, और ये स्मॉल, मतलब थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो. अब तो कोई पूछ लेगा साल्मोनेला टाइफी is generally enters the pathogen generally enters तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तो फूड एंड वाटर. ये मोस्टली इसमें जितने भी हो सब फूड एंड वाटर वाले ही है, मतलब वो जो इजीली ट्रांसमिट इन्फेक्शन तो वही है. ओके, ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आ जाता है और फूड के, मतलब पड़ा हुआ खाना जो बोलते हैं ना बाहर, बड़े लोग के बाहर पड़ा हुआ खाना नहीं खाने का बहुत देर से, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंटामिनेशन हो जाता है उसमें. और ये माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड. हमारी बॉडी के अंदर पहले फूड और वाटर जाएंगे, बाद में हमारी ऑर्गन्स में जाके ब्लड के साथ मिल के हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे, आप अपना फर्दर लाइफ साइकिल करेंगे कंप्लीट. ये हमारी बॉडी में हाई फीवर कर देंगे पहले तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. फिर वीकनेस हो जाएगी. आप थोड़ा सोचो क्या होगा आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है अभी, अगर आपका हाई फीवर में बात करें तो 40 डिग्री, मतलब मेंटेन नहीं रहेगा, ज़्यादा ही हो गया. वीकनेस तो हो ही जाएगी, थके थके वो लगोगे, बीमार. स्टमक पेन, पेट बहुत दुखना क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे वार किया है. कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली ये भी उसी रेट आप ले सकते हो. फिर हेडेक, सर दुखना, लॉस ऑफ एपेटाइट. फिर आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स डिसीज. इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सब केसेस, मतलब आपके इंटेस्टाइन, मतलब आपके मीन्स जिसको भी हो उसके इंटेस्टाइन का फट जाना और फिर उसका जैसे डेथ होना, ये इसका कॉमन, मतलब किसी किसी को हो जाता है सर्व केसेस, मतलब जिसमें हालत बहुत ही, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब हो, और अगर उसको हो जाए तो वही होगा. फिर अगर हम बात करें टाइफॉइड फीवर कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट, ये याद रखो वाइडल टेस्ट में आता है. ओके, ये पूछते हैं, ये मैच द फॉलोइंग नीट में PYQ में पूछा हुआ, वाइडल टेस्ट में कौन आता है. फिर ये दूसरा ही कुछ पूछा था, कौन सा चला गया, वाइडल 2-3 था, आपको बताऊंगा आगे, आप याद रखना. वाइडल का ये पूछा था, हमको याद है वाइडल टेस्ट में. अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट द मैरी मेलन, ये मैरी मेलन को हम बोलते हैं, मतलब इसका नाम दिया किसने, टाइफॉइड कैरियर थी ये, तो इसको हम बोलते हैं टाइफॉइड मैरी. यहाँ पे इसको इसके लिए मैंने कुक थी और इसने बहुत सालों तक कुक बना मतलब खाना बना कर ये टाइफॉइड को स्प्रेड किया था. अब ये बात बाद में पता चली कि जब ये सब हो गया. बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिली इन्फ्लुएंजा, ये भी क्या है, ये बैक्टीरिया है. सेकेंड वन बैक्टीरिया है. कौन सा बैक्टीरिया? दूसरा है. पहला कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. क्या करता था? स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता था. ये क्या है? निमोनिया करने के लिए. ये कॉमन है, ये सबको ही होता होगा ह्यूमंस में. विच इन्फेक्ट्स द एल्वोलाई, एयर filled sacs of lung. As a result of the infection, the alveoli get filled with the fluid leading to severe problem in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. Fever, chills, cough and headache. देखो हेडेक हमारे दोनों में आएगा तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, हेडेक आ रहा है हमारे. फिर आपको थोड़ा आगे पीछे का याद तो रहेगा. देखो फीवर क्यों लिखा हमने,
क्योंकि ये एल्वेलाई ख़राब कर देगा हमारी। तो जो एल्वेलाई ख़राब होगी तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, चिल्स हो जाएंगे, हमको बीमार तो हो जाएगा बार बार आपको। फिर किसी किसी केस, सर्व केसेस, लिप्स एंड फिंगर, ये बहुत आए हैं, ये पूछा हुआ है। नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और ये हेल्दी पर्सन को कैसे हो सकता है? बस जस्ट बाय इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोजल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल। आप किसी बीमार व्यक्ति का ग्लास पी लोगे, उसके मुंह वाला, या तो फिर उसका कुछ बर्तन में खाना खा लोगे, भाई आइसक्रीम खा, एनीथिंग, आपका दोस्त भाई बहन कोई भी हो सकता है। विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, डिसेंट्री, प्लेग, डिपेथरा, डिप्थेरिया etc. are the sum of other bacterial disease in man. Many viruses also cause disease in man. Rhinovirus जो होता है represent one such group of virus which cause one of the most infectious ailments, common cold. Common cold ये कौन करता है? राइनोवायरस करता है। कौन करता है? राइनोवायरस। दो अपने वो ऊपर के हो गए पूरे बैक्टीरिया, वायरस पाए अपने, किस पाए? वायरस। ये सबसे इन्फेक्शियस है ह्यूमन की एलिमेंट्स, मीन्स अपना जो रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है उसके बारे में बात करें लोग, ह्यूमन एलिमेंट्स। द इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, हमारी नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट द लंग्स। लंग्स के कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, लंग्स को नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज ऑफ नेजल कंजेशन, सर्दी हो जाएगी आपको, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाना, हॉर्सनेस, खांसी मतलब वो बार बार छींक आना बहुत, कफ, हेडेक, सर दुखना तीसरी बार आ गया है, टायर्डनेस, थकान दूसरी बार आ गया है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ये 3 से 7 दिन बीमारी रहती है। और ये ऊपर वाली 3 से 4 दिन थे मैं भी, ओ टाइफाइड की बात कर रहा हूँ। कहाँ चला गया? अरे कहीं तो था, मैंने देखा 3 से 4 दिन, कहाँ चला गया? चलो चलेगा। हाँ, 3 से 7 दिन। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस, कफ या कोई स्नीज करे उससे इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, और आप उसे इनहेल कर लो डायरेक्टली या फिर ट्रांसमिशन फॉर्म में, यानी कि कुछ कप के थ्रू, मैंने जो आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया वो, या फिर कुछ भी, ये इन्फेक्शन तो कैसे ही फैल सकता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेन ले लो, बुक ले लो, कप से लो। Some of human disease are caused by protozoan too. You might have heard about malaria. क्या आपने मलेरिया के बारे में सुना है? Caused by protozoans too. प्रोटोजोन्स भी करते हैं हमारे मलेरिया में और टाइफाइड में, उसमें हमारा आ गया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में बैक्टीरिया थे। कॉमन कोल्ड में अपना वायरस था, राइनो वायरस। और फिर ह्यूमन डिसीज कॉज करने में तीसरे नंबर पर आता है प्रोटोजोन्स, जो होते हैं मलेरिया करते हैं कॉज, क्या करते हैं? मलेरिया। और डिसीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, इसको मतलब प्रोटोजोन से होता है। और टाइनी प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। इसमें डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम होती है, जैसे पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फल्सीपुरम। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। पी फल्सीपुरम जो होता है मलाइजेंट होता है, मतलब इंसान से मरी जाएगा अगर हो गया तो। डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, 3 ये याद रखना, पर आपको ये याद रखना चाहिए ज़्यादा ख़राब होता है। ये देखो आ गया, मलिजेंट मलेरिया जो होता है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फल्सीपुरम इज मोस्ट सीरियस, can even be fatal. Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. ये पहले है ना, enters the human body as a sporozoid के थ्रू आएगा। अब देखो मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ।
प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम की फॉर्म आपकी बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि तुम इनके सेकेंड मतलब पहले ये गट में जाएगा किसके, एनोफिलस के, फिर आपकी बॉडी में स्पोरोजोइट के फॉर्म में आएगा। ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, मतलब लीवर्स पे आते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ये रहा। द पैरासाइट इनिशियली, पहला बोल देता हूँ, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो जो पैरासाइट होता है पहले मल्टीप्लाई करेगा लीवर के अंदर, पहले तो मच्छर ही से उसे, पहले आपको ये छोड़ो, पहले आपकी बॉडी में आ गया स्पोरोजोइट, मतलब पैरासाइट है, स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में आ गया, ये मल्टीप्लाई करेगा लीवर सेल्स में, फिर अटैक करेगा आपके आरबीसी में, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में फैलना है, फिर वहाँ पर रप्चर करेगा, मतलब आरबीसी का रप्चर होगा रिजल्टिंग। तो जो रप्चर होगा तो उसके वजह से रिलीज होगा टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे हीमोजीन, ये पूछते हैं सवाल IMP है, हीमोजीन IMP है। क्या हो रहा भैया, इस हीमोजीन के कारण चिल और हाई फीवर होता है, और ये 3 से 4 दिन तक रहता है हीमोजीन के वजह से। और when female Anopheles mosquito bites an infected person, the parasite enters the mosquito, ये देखो ये पहली चीज़ है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जब उसको बाइट करती है अपनी जो ये एनोफिलस, तो ये जो पैरासाइट है वो एंटर हो जाता है मॉस्किटो के बॉडी में, फिर वो अंडरगो होगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए, और जो पैरासाइट है मल्टीप्लाई होगा और वहाँ पे फॉर्म वो स्पोरोसाइट की फॉर्म में हो जाएगा, और वो कहाँ पे होगा, स्टोर सलाइवरी ग्लैंड में हो जाएगा। किसके सलाइवरी ग्लैंड में, अपने ये एनोफिलस मस्कीटो के। फिर जो मस्कीटो अब जब आपको बाइट करेगा तो आपके लीवर सेल्स में जाएंगे, ये कौन, स्पोरोजोइट लीवर सेल्स में जाएंगे, कैसे लेंगे, स्पोरोजोइट लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले तो, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर अटैक करेंगे आरबीसी पे, और इस वजह से होगा रप्चर ऑफ आरबीसी विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजीन विच इज चिल एंड हाई फ्लैप होता, 3 से 4 दिन रहेगा, वही फर्दर वही होगा। When the mosquito bite a human, a sporozoite entered, वो मैं आपको समझा दिया ना सब कुछ, वही है देखो। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये इसमें 2 होस्ट रिक्वायर है, वही लिखा है इन लोगों ने, ये क्या हुआ इसका, हाँ 2 होस्ट रिक्वायर है, एक अपना ह्यूमन हो गया, एक आपका मॉस्किटो हो गया। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 लोग चाहिए, कौन चाहिए, ये इसकी बाइट है, पहले इसने इन्फेक्शन वाले से, मतलब जो पहले इन्फेक्टेड था, पहले जो इन्फेक्टेड था उसके इसने बाइट की, फिर इसकी बाइट करके, मतलब पहले बाइट ली होगी उसने, फिर उसके जो स्पोरोजोइट थे उसके गट में जमा हो गए, और फिर उसने इन हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट किया, फिर जो स्पोरोजोइट है वो अपने जो लीवर्स में मल्टीप्लाई हुए, फिर मल्टीप्लाई होकर अपनी आरबीसी में गए, तो आरबीसी ने रप्चर किया, रप्चर हुआ तो हीमोजीन का रिलीज़ हुआ, हीमोजीन रिलीज़ होगा तो मतलब ये तो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, सब हो जाएगा इनका, देखो ये रहा डेवलप इन आरबीसी में डेवलप होंगे, रिप्रोड्यूस essentially in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. ये क्यों चल नहीं रहा भैया, कहाँ चला गया, तो रिकॉर्डिंग में आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। तो फिर इसके नीचे और है, मैं समझा दिया, आप देख लें टाइम एक बार टेबल, फिर इसके लिए टाइम चला जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा ये भी एक प्रोटोजोन है। हमारा वायरस एक ही था, ओके, 2 अपने बैक्टीरिया थे, एक वायरस था और 2 प्रोटोजोन है। ये पैरासाइट था लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कमेंट करो कौन था, ओके मुझे तो पता है। विच कॉजेज अमीओबायोसिस, अमीबैक डिसेंट्री जो कॉज करता है, इस डिजीज़ में होता है कॉन्स्टिपेशन,
एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स। ये क्यों है पता है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन है इसीलिए। एक्सेस म्यूकस के साथ और ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा। इसका मैकेनिकल कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई। ये याद रखना, हाउस फ्लाई इसमें आ रही है। एनोफिलस किस में थी? एनोफिलस टाइफॉइड में थी। ओके, और टाइफॉइड में ही टाइफॉइड में ही स्मॉल इंटेस्टाइन था, इसमें लार्ज है। मैकेनिकल कैरियर है। सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड and food products, thereby contaminate them drinking water and food. ड्रिंकिंग, ये कैसे फैलेगा? ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर्स। यू सबसे गंदा है। ओके, फिर हमारा दूसरा आता है एस्केरियास। हाँ जी, ये एस्केरियास जो होते हैं वो राउंड वार्म होते हैं, एंड जो वुकेरिया होते हैं ये फ्लीरल वार्म होते हैं। ये कौन है? ये हेलमिन्थ्स है। पैथोजेनेटिव मैन एस्केरियास है वो, उसमें क्या होता है एस्केरियास में? पहला अपना एस्केरियास है इंटेस्टिनल पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट? इंटेस्टिनल। अब सिम्टम्स क्या है इसके? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्क्यूलर पेन, मस्क्यूलर यानी पता है आपको? मसल्स खींचाना होता है ना, बहुत दुखता है, ऐसा नहीं बोलता मैं वैसे। फीवर तो सबका कॉमन ही है, अनीमिया, फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। Eggs of the parasite are excreted along with feces. इसके एग एक्सक्रीट हो जाते हैं by the feces of infected persons which contaminated। जो ये मतलब समझ रहे हो क्या लिखा है इन लोगों ने? जो फीसिस होते हैं उसके साथ ही एग निकल जाते हैं इसके पैरासाइट के, और फिर जो ये फीसिस होते हैं समझो पानी में चले गए, तो फिर सॉइल पे चले गए, या फिर जहाँ पे इसको डिस्चार्ज करते हैं सीवेज वाटर को, वहाँ पे वाटर प्लांट्स कुछ भी ग्रो कर रहा है, या तो कोई खेतों में चले गया पानी, तो वहाँ पे जो भी सब्जियाँ उगेगी तो उसके जैसे भी मतलब ट्रांसमिट तो कोई भी तरीके से हो सकता है, पर हो सकता है पानी के थ्रू, मिट्टी के थ्रू और पान पत्ते के थ्रू। A healthy person acquires the infection through contaminated water, vegetable, fruits। ओके, कंटामिनेटेड वाटर फ्रूट उसके थ्रू हो सकता है। फिर दूसरा है वोकेरिया, ये भी क्या है? हेलमिंथी है। इसका दो है, बैंक्रॉफ्टी मलाई। फ्लीरल फॉर्म है, कॉज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक यानी पता है क्या होता है? क्रॉनिक मीन्स किसी चीज़ को होने में, जैसे कि कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, 10 साल बाद उसका रिजल्ट पता चलेगा क्या हो रहा है उसको, उसकी बॉडी में क्या दिख रहा है हमको, उसको क्या बीमारियाँ होंगी। ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि लिम्फेटिक वेसल एंड लोअर लिम्ब, और इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिलियासिस, याद रख सकते हो। The genital organs are also often affected। genital organ को भी also affect, मतलब वो भी affected होंगे, तो इससे डिफॉर्मिटीज फॉर्म होगी, resulting in gross deformities। पैथोजेनिक are transmitted to a healthy person through a bite of female mosquito vector। इसमें फीमेल वेक्टर आ जाती है। अब मैनी फंगाई बिलोंगिंग, फंगाई आ गया हमारा, फंगाई जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्रिक्टोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ओके, are the dismember ringworms, which is one of the most common infectious disease in a man। appearance of dry golden core screened scaly lesions on various parts of body। ये ज़्यादातर है ना बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती है बात में, स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। ये स्किन में, नेल्स में और स्काल्प पे आपको दिखेगा, बहुत ड्राई हो जाना, फिर लेजन्स पड़ जाना। इसके मेन सिम्टम्स डिजीज के लेजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, बहुत खुजाल करते हैं ना, इचिंग होती है तो। फिर हीट एंड मॉइस्चर, जो गर्मी और जो मॉइस्चर जैसे फंगाई को ग्रो होने में आसानी रहती है।
मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड, जो स्किन के फोल्ड्स वाले पार्टों पर आराम से उग जाती है, दोज इन अ ग्रोन और बिटवीन टोस, वो जो बंद आपकी उंगलियों के बीच में जो जगह रहती है पैर के। रिंग वर्म्स जनरली एक्वायर फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टावल्स, क्लोथ्स, कॉम, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ। अब ये सब हो गया अपना ओके। मेंटेन पर्सनल है, पब्लिक हाइजीन, ये सब आपको याद रखना है, ये सब इन केसेस रुक जाओ पढ़ लेना। मेंटेन पर्सनल पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज ओके। Measures for personal hygiene including body clean consumption, clean drinking water, foods, vegetables, fruits, etc. पब्लिक हाइजीन्स में आपको मैंने पहला प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, वेस्ट का एक्सेट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज ओवर, पूल, सीज, पोल, टैंक्स, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन. These major criteria is essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis, escherichiasis. ये इजीली आपको पूछ सकते हैं, लोगों ने दिया है तो इन्फेक्शियस एजेंट में 3 बीमारियों के नाम दिए, टाइफाइड, एमीबियासिस, एस्केरियासिस, ये दिया तो पूछ सकते हैं भाई बताओ इन्फेक्शियस एजेंट के 3 नाम जो फूड और वाटर से हो सकते हैं, आपको याद ना रहते यहाँ से देख लो, टाइफाइड, एमीबियासिस, एस्केरियासिस. In cases of airborne disease such as pneumonia and common cold, the above measure close contact with infected person or the belonging. किसी infected person के साथ तुम बहुत नज़दीक बैठो या फिर उसके साथ शेयरिंग करो तो आपको कौन सी हो सकती है बीमारी, कॉमन कोल्ड और निमोनिया, तो अवॉइड कीजिए. फॉर डिजीज सच एज मलेरिया और फिलेरियासिस, मलेरिया और फिलेरियासिस जो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. जहाँ पे ये ब्रीड करते हो प्लेसेस को ही तुम अगर नहीं रखोगे तो बीमारियाँ होगी ही नहीं. और ये कैसे होगा, अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन वाटर, यानी जो पूल में पानी पड़ा रहता है बहुत टाइम तक चेंज नहीं करते, वो पानी से साफ सफाई कराओ. जो रेसिडेंटल एरिया में से पानी के पूल बने हुए, तालाब बने उन सबको साफ करवाओ. रेगुलर क्लीनिंग बोला ना, हाउस होल्ड कूलर्स को साफ कीजिए. कूलर्स बहुत टाइम तक पानी पड़ा रहता है तो गंदा हो जाता है अंदर, और उसमें ग्रो होने के उनको टेम्परेचर मिल जाता है. यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्ब्यूजा इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे. ये जो गैम्ब्यूजा हो तो मॉस्किटो लार्वे पे फीड करते हैं, तो मीन्स अगर हम ये उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे जो भी गंदा पानी जो पॉन्ड्स है, गंदा पानी मतलब जो पॉन्ड्स है, तो उसमें हम रोक सकते हैं इसके लार्वे को रोकने से. फिर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करिए डिचीज पे, गटर, ड्रेनेज एरिया, स्वैम्प्स. इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड वायर मैश to prevent entry of mosquito. Such as precaution have become more important, especially in the light of recent widespread influence of vector-borne. ये सब इम्पोर्टेंट वैक्टर, क्योंकि ये जो होते हैं वो वेक्टर के थ्रू होते हैं. तो वेक्टर में अपने यहाँ क्या ना एडिस डिसीज, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो भी हम बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी यहाँ ऐड हो चुका है. ये एडिस मस्कीटो के थ्रू होता है ओके. फिर एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस have armed us to effectively deal with many infectious disease. Use of vaccine and immunization program enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. Smallpox पहले के टाइम पे बहुत ही गंदा डिसीज था, उसमें लोग मर भी जाते थे पहले के टाइम पे. A large number of other infectious disease like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to large extent by use of vaccine. तो ये भी आप याद कर सकते हो, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टिटेनस हैव बीन कंट्रोल किसके थ्रू, वैक्सीन्स के थ्रू. बायोटेक्नोलॉजी अपना चैप्टर 12 में आ जाएगा, 11-12 में, अरे मीन्स बायोटेक वाले पार्ट में आ जाएगा. चैप्टर 10 में मैं पुरानी एनसीईआरटी इसके लिए पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ. अभी जो मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे कि हमने कोरोना बनाई थी सरकार ने,
We are exposed to a large number of infectious agents. However, few of these exposure result in disease. क्यों ऐसा? हम तो पूरे दिन में बहुत सारे एजेंट्स से एक्सपोज होते हैं, मीन्स हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टच करते हैं, पर क्यों ऐसा कि हम कुछ एजेंट ही हम पे अटैक करते हैं? फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर इन रिजल्ट इन डिसीज. क्यों? वाई? ड्यू टू द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स. जो हमारी बॉडी वो एबल है इतनी तो कि वो खुद से लड़ सकती है अगर वो फॉरेन एजेंट्स डिटेक्ट करती है अपनी बॉडी में. ये जो पूरी एबिलिटी है जो होस्ट के अंदर अपने अंदर एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज कॉज कर ऑर्गेनिज्म मारने में जो इतनी एबिलिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. और ये क्या होती है? इम्यूनिटी. जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और दूसरी अपनी एक्वायर्ड होती है. इन्नेट इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक पैथोजन टाइप, अरे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. ये स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है, मतलब ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, टाइम ऑफ बर्थ जब हम पैदा होते ही प्रेजेंट होता है. प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री. ये बैरियर्स हमारी बॉडी में लगा देता है जिससे हम प्रिवेंट करें बॉडी एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी. इन्नेट इम्यूनिटी चार टाइप्स की होती है. एनसीआरटी खुद की एनसीआरटी कोरी का कुछ कोई की नहीं, खुद की है. हाँ, तो फिजिकल बैरियर कौन होता है? स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर. अपनी बॉडी का जो स्किन है वो सबसे मेन बैरियर होता है, विच इज प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. म्यूकस कोटिंग जो होती है, म्यूकस की कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग की फॉर द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग ऑफ जो रेस्पिरेटर. समझ रहे हो कैसे वो सिलिएटेड होता है ना एपिथेलियम, वो सब एपिथेलियम इसको म्यूकस कोटिंग होती है, मतलब जो भी अपनी बॉडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरोजेनिटल में वो सब ट्रैप कर लेंगे माइक्रोब्स को. तो विद द हेल्प ऑफ म्यूकस फिर जो स्किन है अपनी स्किन वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते कुछ भी मेन बैरियर हो तो, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर आने नहीं देगी. इसको हम बोलते हैं फिजिकल यानी क्या बाहर से आप देख सकते हो फिजिकल आप लोग को दिख रहा है, पता चल रहा है फिजिकल. और दूसरा रेस्पिरेटरी में थोड़ा बोल सकते हो, दिखता नहीं पर समझो. इसमें क्या आ गया? रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरोजेनिटल ट्रैक्ट. फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर. एसिड इन स्टमक में जो एसिड होता है वो अपना सलाइवा माउथ का और अपनी आँख में से जो आंसू निकलते हैं वो, ये सब प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ. अगर हम रोए ना, कभी कोई इंसान कभी भी नहीं रोएगा तो फिर उसकी जो आइज़ है वहाँ पे फंगाई ग्रो हो जाएगी, उसको एक मतलब माइक्रोब्स ग्रो हो जाएगा, उसको एक वो मिल जाएगा टेम्परेचर. फिर जो एसिड नहीं होगी तो आराम से कोई भी आराम से अपने स्टमक के अंदर ग्रो हो जाएगा, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर से आएगा ग्रो हो जाएगा, कुछ कंटेंट वाटर के थ्रू ग्रो हो जाएगा. In our body, main barrier which prevents entry of a microorganism, mucus coating of the epithelium lining, respiratory, gastrointestinal, urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body. Acid in stomach, जो stomach में acid होता है वो, saliva in mouth, tears from eyes prevent microbial growth. Cellular barrier, leukocytes, WBC of our body like PMN and neutrophils and monocytes and natural killer type of lymphocytes in our body as well as macrophage in tissue. ये करेंगे phagocytose और destroy microbes को. Phagocytose and destroyed microbes. वायरस इन्फेक्टेड जो सेल हो तो सीक्रेट करता है प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स. प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल्स अच्छे बच गए उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाएंगे. फिर आता है अपना एक्वायर इम्यूनिटी, बाहर से दी गई इम्यूनिटी, ये नेचुरली हमारी बॉडी में नहीं बनती. एक्वायर इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक. वो कौन सी थी? नॉन स्पेसिफिक टाइप थी, ये पैथोजन स्पेसिफिक है. कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ये मेमोरी के थ्रू होती है. आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम
It produce a response called primary response which is low intensity. मतलब पहली बार जब कोई डिसीज कॉज होगा हमको, तो जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो लो इंटेंसिटी से करेगी. पर ऑन द अदर हैंड वही सेम डिसीज या तो फिर वही सेम बैक्टीरिया अगर वापस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी पूरी हाईली इंटेंसिफाइड और जो सेकेंडरी या फिर अनएम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये अपनी बॉडी को मेमोरी थी फर्स्ट टेंडर, इसके लिए उसको बहुत फुल इंटेंसिटी से उसको डिस्ट्रॉय करेगी. क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं अंदर नहीं आने देना, इसको उगने मतलब इसको सर्वाइव ही नहीं करने देना मेरे को, क्योंकि उसको मेमोरी है, उसको इतने याद है कि भाई जिसने प्राइमरी टाइम किया तो सेकेंडरी भी यही है, तो ये मरेगी. रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप लिम्फोसाइट्स बी और टी. बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विथ देम. These proteins are called antibodies. क्या बोलते हैं? Antibodies. फिर the T cells themselves do not secrete antibodies. जो T cells है वो secrete नहीं करते antibodies को, पर वो help करते हैं, help B cells to produce them. मतलब कोई बोलता है ना, पे साथ दूंगा चल अपने लड़ लेते हैं, उस हिसाब से वो उनको बोलते हैं, उस हिसाब से लोग हेल्प करते हैं पर सीक्रेट नहीं करते एंटीबॉडीज. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स, लॉन्गर बोलते हैं इनको लॉन्गर चेन्स. ये स्ट्रक्चर याद रख लेना कहाँ पे क्या मार्किंग आ रही है. ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, फिर ये लाइट चेन है और ये नीचे वाली हैवी चेन है. ये अगर अकेला डायग्राम देंगे तो फिर वो हो जाएगा, तो एक बार याद कर लेना. Hence, in the antibodies represent H2L2, different type of antibody produced in our IgA, IgM, IgE, IgJ. Are some of the cartoon of antibody is given in a figure 7.4. Because of these antibodies found in our blood, the response is also called humoral. अपना blood में इसके लिए क्या बोलेंगे? Humoral immune response. कहाँ पे होगी? blood में होगी antibodies, तो क्या बोलेंगे? Humoral. This is one of the 2 type of our acquired immunity response. 2 टाइप्स होती है एक्वायर इम्यूनिटी सिस्टम. एक होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड बोलते हैं, और सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड. एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स दोनों में बहुत फ़र्क है. CMI और अपना ये एंटीबॉडी मेडिएट होता है. द टी लिम्फोसाइट, ये देखो टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI, सेल मेडिएटेड लिम्फोसाइट टी, ये बहुत IMP है. टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI. Very often when someone human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function, तो हम जो उसको ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो जो टी लिम्फोसाइट है वो आपको आगे पता चलेगा. मैं बताता हूँ आपको ट्रांसप्लांटेशन में इसका क्या रोल है. ट्रांसप्लांटेशन में अगर हम कोई ऑर्गन हमारा ख़राब हो जाए तो हम जब एक ही रेमेडी बचती है कि हमको ट्रांसप्लांटेशन ही कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? पेशेंट टू लाइव नॉर्मल लाइफ, तो उसको ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा. ऑनली वही एक है. Then the search begins to find suitable donor. हम suitable donor ढूंढते क्यों? Why it is organ cannot be taken from just anybody. कोई भी किसी से भी क्यों नहीं ले लेता? क्यों हम बोलते हैं हाँ भाई ये इसका होगा, मतलब थोड़ा एक ही क्या बोलते हैं मीन्स एक ही परिवार के लोग होंगे तो उनका थोड़ा रिजेक्शन से बच जाएंगे ग्राफ्ट्स के. ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्सेज, हम किसी से भी ले लें, जैसे कि कोई भी एनिमल या कोई प्राइमेट या कोई ह्यूमन बींग्स, किसी से भी. Cannot be made since the grafts would be rejected sooner. मतलब पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा. हम किसी से भी ले लेंगे तो हम किसी से ले नहीं सकते. मतलब क्या वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन किसी से भी किसी का लेने, मतलब किसी का जो मैच हो तो ही ले सकते हैं. टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग. ब्लड ग्रुप ये हमारा बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में आ जाता है. Essential before undertaking any graft transplant, and even this patient has to take immune suppressants all his or her life. पूरी उसकी ज़िंदगी में उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो कभी भी उसकी बॉडी सेल्फ डिफेंस कर लेगी, खुद की बॉडी को सेल्स को मार देगी. एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मतलब अगर ये नहीं लेंगे तो उसको पता चल जाएगा, मतलब पेशेंट नहीं जिंदा रह पाएगा, उसका ऑर्गन नहीं कर पाएगा काम, वो उस पर अटैक हो जाएगा.
मुझे बॉडी को पता है कि कौन मेरी सेल है और कौन बाहर से सेल आई है, फॉरेन सेल चाहे वो अच्छी हो या ख़राब. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, अगर कोई भी होस्ट ये एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी है, बहुत ईजी है. एंटीबॉडीज which may be in form of living or dead microbes or other proteins. Antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active. जो हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, ये स्लो होती है, ये अपनी बॉडी में होती है, मीन्स ये टेक टाइम्स टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. टाइम ज़्यादा लेगी पर इसका रिस्पॉन्स फुल इफेक्टिव देगी. Injecting the microbes delivered during immunizations or infectious organism, gaining access into body during natural infection induce active immunity. When ready-made immunities, ये मैगी टाइप होता है. ये तुरंत अगर ये तुम्हें बॉडी में डायरेक्ट डाल देंगे तो मतलब तुरंत रिस्पॉन्स दे देंगे, पर इसका रिस्पॉन्स जो होता है इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेस इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी. टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स. ये हम लोग डायरेक्ट किसी इंसान की हालत बहुत ही बीमार है या ख़राब है, उसकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो हम बाहर से दे सकते हैं. डू यू नो वाई? तो ये जो येलो फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड बाय ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशंस हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA प्रेजेंट होता है, इसके लिए बोलते हैं इट इज़ for protection of infant, or infant also receives some antibodies from their colostrum in which IgA antibodies are present. Placenta during ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल दिया है, पूछ सकते हैं मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दे रहे, यानी ये एक टाइप का पैसिव ही हुआ, खुद की बॉडी में से नहीं बना, इसीलिए एग्जांपल में ये आ रहा है. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अगर हम बात करें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की, तो जो अपने प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. ये प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पे डिपेंड करता है, मतलब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. और वैक्सीनेशन जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन टू बॉडी. वैक्सीन आपको पता है, कोरोना आपने देखा हुआ है, तो जो वैक्सीन होती है आर अपनी बॉडी में क्यों डालते हैं? द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. किसी को कुछ हो गया है तो उसकी बॉडी के अंदर सब सही करने के लिए हम वैक्सीन देते हैं, तो जो ग्रोथ हो सब रुक जाए उसका, मीन्स अंदर जो भी माइक्रोब हो सब ग्रोथ ले रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो. वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट बी एंड टी सेल्स, रिकॉग्नाइज पैथोजन क्विकली, ये तुरंत पैथोजन को ढूंढ लेंगे. और ये मैसिव विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. तो समझो अभी आपके पास बहुत बड़ी आर्मी है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एग्जाम्पल बता रहा हूँ. इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन एज इन टिटेनस में क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट इंजेक्ट करने पड़े प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से बने हुए एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीटॉक्सिन, जो एंटी प्रिपरेशन करने में एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन्स. Even in cases of snake bites, the injection which is given to patients contain performed antibody against snake venom. ये पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं जो स्नेक वेनम के लिए ही बने कि उसको अगर कोई इन्फेक्ट कर दे तो हम ये देंगे तो इंसान की जान बच सकती है. तो ये भी एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हुआ. जो हमारा वैक्सीनेशन वो भी एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हुआ कि हम बाहर से दे रहे हैं एंटीबॉडीज़ और सब, और सामने वाला मतलब बच रहा है, उसके थ्रू पैथोजन का ग्रोथ रोक रहा है. Recombinant DNA technology has allowed production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Vaccine produced using approach allow large scale production and hence greater availability for immunization. Hepatitis B vaccine
प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कहाँ से बनती है? इट्स IMP। ये आपको नीट में पूछ सकते हैं, ये ऊपर लार्ज स्केल वाले पूछ सकते हैं, रिकम्बिनेंट DNA के लिए पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे दिया हुआ है, ये पेज में ही सबसे नीचे दिया हुआ है, तो आपकी नज़र नहीं पड़ेगी पर उनकी नज़र पड़ेगी, उनको पता है वो कहाँ से पूछना है और कैसे इनको गुमराह करना है। ओके, तो आप होना प्लीज़। अब एलर्जी, when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing or wheezing for no explained reason। हम बिना कोई रीज़न के अगर खांसने और करने लगेंगे तो and when you went away your symptoms disappear। अगर हम जैसे कि हम जाते हैं माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जैसे किसके सब लोगों को सांस लेना प्रॉब्लम होती है, या फिर हम कोई नई जगह चले जाए डस्ट एरिया में तो हमको खांसी होने लगती है, वही बताया एलर्जीज। फॉर नो एक्सप्लेन रीजन्स, व्हेन यू वेंट अवे, कभी हम दूर जाए, योर सिम्टम्स डिसअपियर, फिर हम वापस चले जाते हैं। हम में से कई ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी होती है। रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन माइट्स एक्सेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह का अलग अलग एलर्जी होता है किसी लोगों को। एक्सिक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम to certain agent present in the environment is called allergy। हमारी immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। The substance to which such immune response produce are called allergens। Antibodies produced to this are of IgE type। याद कर लो, allergens में IgE type के antibodies produce होते हैं बॉडी के अंदर। Common example of allergens are mites in dust, pollen, animal dander, etc. Symptoms of allergic reaction include sneezing, watery eye, running nose, difficulty in breathing। अब अगर पहाड़ों पे चढ़ोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। कौन सा? हिस्टामाइन, सीरोटोनिन। अब इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा? एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी, तो देंगे हम। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, तो रनिंग नोज, फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अब जो हमारे हिस्टामाइन और सीरोटोनिन केमिकल रिलीज होते हैं, क्योंकि एलर्जी की वजह से केमिकल रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये क्या करते हैं? फ्रॉम द मस्ट सेल से क्या क्या निकल रहा है? हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन, हस्ती सिरोती, मस्त हस्ती सिरोती। हाँ बस याद होगा, एलर्जी में से क्या निकलता है? मस्त हस्ती सिरोती। आपको याद हो जाएगा, आपको सिर्फ वैसे भी MCQ है। फॉर डिटरमिनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reaction studied। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy। Some modern day lifestyle has resulted in lowering। अगर हम अभी की बात करें मॉडर्न लाइफस्टाइल की, तो लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी, मोर सेंसिटिविटी हो जाती है। लोगों को ज़्यादा बाहर से एलर्जी है, बाहर निकलो कहीं पे भी, कहीं पे चले जाओ अलग नई जगह पे, तो इंसान को एलर्जीज हो जाती है। और ये हमने देखा है, मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा। सांस लेने में दिक्कत होना ड्यू टू सेंसिटिविटी, बॉडी की सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। Environment provided early in a life। ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? मेमोरी बेस्ड होती है। एक्वायर इम्यूनिटी ये होती है हायर वर्टिब्रेट्स में, बेस्ड ऑन एबिलिटी। इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स। फिर अगर हम बात करें कौन दूसरे ऑर्गेनिज्म, चलो पढ़ी जाता है। On one, higher vertex can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of experimental immunology deals with aspects. 2. Sometimes due to genetic and other unknown reason, the body attacks self cell। इसको ही बोलते हैं ऑटो इम्यून। अगर तुम्हारी सेल्फ सेल डिस्ट्रॉय होगी, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून।
इसका एक आंसर है रिमेटेड आर्थरिट्स और एक्स्ट्रा स्टिल डिजीज भी इसके अंदर ही आता है, इसको स्टिल डिजीज भी बोलते हैं, मीन्स विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि इसमें खुद की सेल ही खुद को मार देती है, अटैक करती है. इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is a unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and them remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reaction. एलर्जिक रिएक्शन पे रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यून डिसीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. lymphoids organs, these are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. ये स्टेटमेंट में पूछा गया है. where immature lymphocytes differentiate, मतलब पूरा खुदा सेंटेंस कैसा पूछा था आपको पता था आगे, into antigen sensitive lymphocytes. After maturation के बाद the lymphocytes migrate to secondary, मतलब जो प्राइमरी था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में माइग्रेट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा. तो जैसे कि स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, pair patches of small intestines and appendix. The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocyte. ये प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द lymphocytes with interaction with lymphocyte एंटीजन के साथ. Which proliferate, यहाँ लिखा था पीछे होता है proliferate to become effector cell. कौन से सेल? effector. ये पूछ सकता है EMP. Location of various lymphoid organ in the human is shown in this. Thymus, फिर तुम्हारे lymph nodes, फिर तुम्हारे lymphatic vessels. The bone marrow is the main lymphoid organ. जो bone marrow है is the main lymph. ये स्टेटमेंट थी सेम, मैं बता रहा हूँ. देखो क्या पूछा था 2024 के बारे में. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. फिर क्या था, एक ये थी थाइमस इज द लोब्ड ऑर्गन, ये तो नहीं था. थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो लोकेटेड होगा नियर द हार्ट के पास होगा, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे और हार्ट के बाजू में, मतलब उसके आसपास ही, कहीं हम बाजू में नहीं बोल सकते. और ये टाइम ऑफ बर्थ बहुत बड़ा होता है, पर एज हम बड़े होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे इसकी साइज बहुत छोटी जाती है. टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज. ये देखो ये स्टेटमेंट भी पूछी गई थी. बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ टी. जो स्प्लीन होता है लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है. इट्स मेनली कंटेन lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of a blood by trapping blood borne microorganism. जो स्प्लीन होता है वो लार्ज बीन शेप ऑर्गन है. इस कंटेन lymphocytes and phagocytes. ये क्या एक्ट करता है? फिल्टर ऑफ अ ब्लड. पूछ सकते हैं ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्प्लीन जो है वो लार्ज रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स. लिम्फ नोड्स, हमारे लिम्फ नोड्स जो है ये क्या होते हैं? ये छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड हो गए डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ नोड्स ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर अदर एंटीजन गेट इनटू द लिम्फ. Antigen traps in lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause immune response. There is lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. ये lymphoid tissue कहाँ पे located होता है? ये lining of अपना जो lining होता है मेजर ट्रैक्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गई, डाइजेस्टिव हो गई, यूरोजेनाइटल हो गई. ट्रैक्स रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल. म्यूकोजा
एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये पूछ सकते हैं, पर एज अ कंपेयर नहीं पूछ भी सकते, पर अगर पूछेंगे 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, अगर स्टेट में पूछ सकते तो पूछ भी लेंगे, लास्ट में पैराग्राफ पे कोई ध्यान देगा नहीं। एड्स, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका मीनिंग ये है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means the group of symptoms, बहुत सारे group of symptoms मिल जाए तो उसको हम syndrome बोलते हैं, होता है ना ग्रुप को syndrome बोलेंगे, symptoms syndrome। हाँ, एड्स सबसे पहले कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 में, और ये लास्ट 25 ईयर में पूरे वर्ल्ड में मोर देन 25 ईयर में मोर देन 25 पीपल लोगों को मार चुके हैं, मतलब इससे मर गए लोग। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस विच है एनिमल ऑफ एनक्लोजिंग RNA जीनोम। आपको पता है RNA जीनोम होता है, वो रेप्लिकेट फास्ट करता है, म्यूटेट फास्ट हो जाता है, इसके लिए RNA जीनोम स्टेबल नहीं होता, तो इसका इलाज जल्दी नहीं होता, और इसका इलाज होता ही नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। यह हम होता है ब्लड बैंक्स में हम जाते हैं, क्यों? ब्लड बैंक्स में बहुत बार देखते चेक करते फिर ब्लड का मतलब किसी और को देने की ज़रूरत हो उसको, किसी का ब्लड ऐसा नहीं खींच लेंगे और लगा देंगे किसी के अंदर भी, नहीं, पहले इसका पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हाँ भाई ब्लड सही है, ये उसकी बॉडी के लिए सही है जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए। वही बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, गंदी मतलब वो इंजेक्शन की नीडल्स होती है उसके लिए बोल रहे हैं। और जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उनके लिए जो ये इन्फेक्टेड नीडल वो आराम से इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई एड्स वाले को उनके अंदर लग गई तो। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ऑब्वियसली थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, ओके। So people who are at a high risk to getting infection includes individual who have multiple partners, okay, sexual partners, and drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out that make list such condition. It is important to note that HIV or AIDS नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये पानी पीने से कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, बॉडी फ्लूइड्स, ओके, इतने समझदार हो तो आप भी हो। इट इज हैंस इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV AIDS infected persons are not isolated from family and society, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम few months to few years, 5 to 10 years. There is always time lag between infection and appearance. इन्फेक्शन होने में और उसका दिखने में सिम्टम्स 5 से 10 साल का टाइम चला जाता है। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ अ पर्सन द वायरस एंटर्स इन द मैक्रोफेज, वायरस करता है एंटर मैक्रोफेजिस में। RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA, रेप्लिकेट कर मतलब फॉर्म DNA करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरल DNA gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. मैक्रोफेज जो है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगा वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। अगर पूछ लेंगे कि मैक्रोफेज क्या है, नहीं तो पूछेंगे HIV फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, वायरल DNA दे देंगे तुमको, फिर ये मैक्रोफेज दे देंगे, 2-3 चीज़ें दे देंगे, तो आपको क्या लिखना है? मैक्रोफेज। तो HIV एंटर्स इनटू T लिम्फोसाइट्स हेल्पर। अब जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हो? फॉर्म नहीं करते, क्या वो एंटीबॉडीज, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, रेप्लिकेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेनी वायरस। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड, ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा और अटैक करेगा अदर T लिम्फोसाइट्स। दिस इज रिपीटेड, ये चलता ही रहेगा, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड
द पर्सन सफर्स फ्रॉम द बोट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, इंसान पूरा पतला दुबला हो जाएगा, ना पूछे इतना। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, the person starts suffering from infection that could be have been otherwise overcome, such as due to bacteria such as mycobacterium, virus, fungi or even parasite like toxoplasma। ये पूछ सकते हैं कि अगर किसी इंसान की बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स कम हो गए तो उसे कौन सी इन्फेक्शन से सफ़र करना पड़ेगा। बोल सकते हो कि हाँ भाई बैक्टीरिया जैसे कि मायोबैक्टीरियम है, वायरस है, फंगाई हो गई, फिर पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा हो गया। मतलब अगर बॉडी में टी लिम्फोसाइट होगी नहीं तो कोई रिप्लाई करेगा ही नहीं। पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, बहुत इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाएगा, उसकी बॉडी इतनी पतली हो जाएगा, लोग बोलते हैं ना खून की कमी हो गई, वो उसके जैसे होती है। He or she unable to protect himself or herself against this infection. Widely used diagnostic test is enzyme ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. इससे आपको फुल्ली इफेक्ट नहीं मिलेगा। किसी को हो गया उसको डेथ तो होगी, पर आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो कि भाई हाँ अगर 5 साल बाद अगर उसकी डेथ होने वाली है तो मे बी 6-7 साल या 8 साल 9 साल ज़्यादा, मतलब 5 के बजाय 2-3 साल बाद मरे, ये लिखा है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग, अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, पर प्रिवेंट डेथ नहीं, डेथ से वो नहीं बच सकते, विच इज़ इनवेटिबल। ओके, प्रिवेंशन क्या है? नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका कोई इलाज नहीं है, आप देखभाल हो गई, ये बहुत बड़ी वही है। मैं तो बुक खोल लूँ सिर्फ, पता क्या बताओ मेरे को, ये तो किस में आता है डिसीज़ कौन सा है, ये कॉन्जेनिटल है नॉन कॉन्जेनिटल है? कमेंट। फिर अगर हम बात करें, ये हमने सब पढ़ ही लिया वैसे। HIV मोर ऑफन स्प्रेड योर कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स इन और समथिंग, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन, ये सब आप पढ़ लेना वैसे। फिर ये नाको, NGOs, educate people about things। In cancer cells, there is a breakdown of this regulatory mechanism. Normal cells show property called contact inhibition. Contact, by virtue which contact other cells inhibit their uncontrolled growth. Inhibit करेगी उनके uncontrolled को, कैंसर के सेल्स को। पर कैंसर सेल्स है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दी है, have lost this property। As a result, cancerous cells just continue divide, ये डिवाइड करते ही जाएंगे और ये give rise to masses, बहुत सारे सेल्स के ट्यूमर्स फॉर्म कर देंगे। इसको हम ट्यूमर्स बोलते हैं, मास ऑफ सेल्स। ट्यूमर्स भी 2 टाइप होते हैं। बनीजन हो तो एक ही जगह पे होते हैं, मरीजन पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। बनीजन नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिन, मतलब अगर किसी को लंग्स के पास हुआ है तो वहाँ से कहीं जाएगा नहीं, वहीं पे रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, कॉज लिटल डैमेज, बहुत कम डैमेज करता है एक ही पार्ट पर ये जो मलीजेंट होते हैं, ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells out from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start new tumor. जैसे बड़े न्यू ट्यूमर फॉर्म करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेटिस, मोस्ट फियर प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ मलिजेंट ट्यूमर। कौन सी? फिर कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का कॉज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। दिस एजेंट, हम एजेंट्स को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस बोलते हैं। फिर अपने आयोनिक रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएंट्स जैसे कि यूवी,
जिससे हमको कॉज करता है डीएनए डैमेज, लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, कार्सिनोजन टोबैको स्मोक में प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये कौन से में आएगा, ये कार्सिनोजन में आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, क्रॉनिक क्रॉनिक क्रॉनिक, ये क्रॉनिक में आएगा। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, इसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस, फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजन। आगे बढ़ जाए तो हम जो बहुत सारे जीन्स होंगे सेल्यूलर ऑन्कोजेंस, CONC, प्रोटो ऑन्कोजेंस, आइडेंटिफाई इन नॉर्मल सेल्स में ये मिलते हैं। When acted under a certain condition could lead to oncogenic transformation of cells, अगर बहुत टाइम तक एक्टिव रहेंगे तो फॉर्म हो जाएंगे ऑन्कोजेनिक सेल्स। इसका डिटेक्शन क्या कर सकता हूँ, इसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल, अगर हम जल्दी इसका पता लगा ले तो ये ठीक हो सकता है, मतलब ट्रीटेड सक्सेसफुली, अगर जल्दी निकालेंगे तो। पर ये डिटेक्शन किस पे बेस है, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी से ये एबल है, और ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास इन बायोप्सी। ये सब तो नहीं देखना। बायोप्सी क्या करते हैं, पीस ऑफ सब्सट्रैक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस, स्टेन करेंगे, एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय पैथोलॉजिस्ट। ये टेक्निक्स जैसे कि अपनी हो गई रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटेड tomography, X-ray, CT to generate the 3D image of internals of an object. MRI use strong magnetic fields and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Antibodies against cancer-specific antigen are also used for detection of certain cancer. Antibodies against cancer-specific antigen used for a detection of certain cancer. Antibodies जो अगेंस्ट होगी कैंसर से। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स with inherited susceptibility to certain cancer. Identification जैसे कि of such gene which predispose an individual to certain cancer may be very helpful, ये बहुत helpful होगा, helpful in prevention of cancer. Such may be advised to avoid exposure to द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अपना कॉमन अप्रोच क्या रहेगा भैया, सर्जरी करा लो या फिर रेडिएशन थेरेपी करा लो या फिर इम्यूनोथेरेपी करा लो। तो जो रेडियोथेरेपी होता है उसमें क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं इरीडिएटेड निकाल लिए जाते हैं लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, आजू बाजू के जो सेल्स हैं उनको बचाकर सिर्फ जो ट्यूमर मास है उसके सराउंडिंग में इरीडिएटेड लीथली करते हैं। फिर किसी में अगर कंडीशन थोड़ी सही रहेगी, अगर सही से होता है, अगर दवाई से ठीक हो सकता है तो हम करेंगे कीमोथेरेपी ड्रग्स टू यूज किल कैंसरस सेल्स। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। और किसी में इतना मेजॉरिटी ड्रग्स ले ले तो साइड इफेक्ट जैसे कि हेयर लॉस, अनीमिया हो सकता है, पर ये सब झेल लेंगे। अगर कैंसर अच्छा हो गया तो हेयर लॉस चलेगा, क्या करेंगे, इंसान जिंदा तो रहेगा, कोई बंदा जिंदा रहेगा तो क्या करेंगे। मोस्ट कैंसर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ये अवॉइड डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट नहीं कर पा रही।
पेशेंट्स जो होते हैं इनको सब्सटेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया जाता है, मॉडिफायर जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स जो एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। भाई उठ जा, ये तेरे को मारना ही है, तो ये क्या करेंगे? हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। जैसे क्या टी लिम्फोसाइट कैसे बी को बोलते हैं, हाँ भाई चलो बनाओ एंटीबॉडी, जैसे ये क्या बोलेंगे? भाई ये तुमको मारने वाली, इसको ट्यूमर को ख़त्म कर दो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। अब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ की बात हो रही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो ड्रग एंड अगर कोई इंसान बहुत ड्रग ले करेगा तो उसको क्या होगा? तो सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग यूथ में सबसे ज़्यादा ये दिखता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शो मारना है हमको, तो दिखाना है भाई हम पैसे वाले हैं, ये वो गाड़ी बंगला, मतलब वही चीज़ है कि लोग कभी पढ़ाई के स्ट्रेस में या तो फिर दिखावे के उसमें किसी भी चीज़ में इंसान ड्रग्स और अल्कोहल लेता है, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके हमको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए एंड गाइडेंस देना चाहिए। इनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स, फॉलो हेल्थी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल जियो। ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। Majority of these are obtained from flowering plants. Some obtained from fungi से भी ऑप्टेन होते हैं बहुत सारे। अब जो ओपियोइड्स है, जो हमारे ओपियोइड्स है वो क्या है? Proper opioids, cannabinoids and coca alkaloids, majority of these are obtained from flowering plants, some are obtained from fungi. Opioids जो होते हैं which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin commonly called smack जो केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फाइन होते हैं, जो कलरलेस होंगे, वाइट होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, गंदी स्मेल होगी, पर क्रिस्टलाइन आपको शक्कर जैसा लगेगा, क्रिस्टलाइन। is obtained by acetylation of morphine. Morphine का एसिटाइल से बनता है ये, which is extracted from the latex of Papaver somnifera. Am I right? Poppy plant, Papaver somnifera. Okay. ये इंसान स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन बोलते हैं ना। हीरोइन इज एक डिप्रेसेंट है, और ये क्या करता है? स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ये एक हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी को स्लो डाउन कर देगा। आपको ऐसा लगेगा, लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भाई हमने, जैसे कोई इंसान फर्स्ट टाइम ड्रग लेगा ना, जैसे बहुत डिप्रेस में, तो क्या होगा पता है? उसको एकदम ऐसा लगेगा, हाँ इस मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, पर रियली में वो उसकी बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो उसको ऐसा वो खुशी है, पर वो खुशी नहीं मिल रही उसको रियली में, उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा जो ड्रग होता है कैनाबिनॉइड्स, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स है विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। ये इंटरैक्ट करता है कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंस है ब्रेन, ये ब्रेन में, अपने ब्रेन में। ये नेचुरल कैनबिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेशन। आप बताओ, जो हमारे पापावर सोमनिफेरम है वो 2 मिनट।
कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रिंसिपल्स इन द ब्रेन, अपने ब्रेन में ये मतलब मेनली होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है वो ऑप्टेन होते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनस सटाइवा। ये याद रह सकता है, मुझे टेंशन नहीं। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनस सटाइवा पूछ रहा तो झट देकर जवाब दे देना। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ कैनबीस plants are used in various combination to produce marijuana, हशीश, चरस, गांजा। अरे यार पूरा फ्लो में निकल गया भाई, समझना तो लेता हूँ यार। marijuana, हशीश, चरस, गांजा जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेशन, या आप मतलब जैसे कि मुंह से खा रहे हो या तो फिर इनहेल करके ले रहे हो, इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। marijuana, हशीश, ये पूछ सकते हैं कि marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस इन विच ऑफ द मीन्स ड्रग। ये दूसरा इसका ये कि इफेक्ट ऑन आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर। तो ये थोड़ा डायग्राम्स देखते रहो, कदाच मतलब शायद से पूछ ले, समझ रहा। अरे पेंसिल पूरा ऊपर लेके आ गई यार। ये देख लो स्केलेटल स्ट्रक्चर इसका, कदाच शायद पूछ ले। ये तो कुछ नहीं, तो नहीं पूछेंगे वैसे भी। पूछ भी लें भाई, मेरे पास मत आना। अब कोका अल्केलाइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट एरेथ्रोजाइलम कोका। ये देखो सब में इजी है। कोकेन में इसका नाम आ गया, कोकेन का कोका। कोका नेटिव कहाँ का है ये पूछ सकते हैं। नेटिव कहाँ का है? साउथ अमेरिका का नेटिव है। कहाँ का? साउथ अमेरिका। इट इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। जो कोकेन होता है कॉमनली कोल्ड कॉक और क्रैक, इसको हम कॉक या क्रैक बोलते हैं। ये स्नॉट करके लिया जाता है, मीन्स थ्रू नोस्ट्रल। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, पोटेंट स्टिमुलेटिंग और एक्शन है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलो, तो ये जो कोकेन है उसको हमने इरेथ्रोसैलम कोका में आएगा। ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। कहाँ का नेटिव है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नेटिव है भैया। ये इंटरफेरेंस कहाँ करता है? अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, मेनली डोपामाइन। कोकेन कॉमनली कोल्ड कॉक और क्रैक। पीछे क्या आया था? पीछे ऐसा आया था एक वर्ड, क्या आया था बताओ? मुझे पता है, तुम बताओ। स्मैक भैया, स्मैक। ये क्या है? डाई एसिटाइल मोरफाइन है। क्या है? हीरोइन। क्या है? इसको हम स्मैक बोलते हैं हीरोइन को। मीन्स वो क्या है? डाई एसिटाइल मोरफाइन। वाइट होता है, कलरलेस होता है, बीटर किस्म होता है, नमक जैसा होगा, शक्कर जैसा होगा, सॉलिड सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर टाइप होगा थोड़ा। फिर ये आपको सेंस ऑफ यूफोरिया का एहसास करवाएगा। इंक्रीज एनर्जी। आपको लगा मैं बहुत दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी, मतलब आपको ऐसा लगा आप जन्नत में हो, मतलब इन द सेंस ऑफ टाइप दैट एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकाइन कॉज हेल्यूसिनेशन। आपको हेल्यूसिनेशन होने लगेगा। आपको उससे ऐसा लगेगा मेरे आजू बाजू, मतलब आपने संजू पिक्चर अगर देखी होगी ना, तो वही समझो, वो यही लेता है भाई, वो यही ले रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन हो रहा है, सेंस ऑफ यूफोरिया हो रहा है, एनर्जी और हेल्यूसिनेशन। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टी। कौन सी हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टी? आर एट्रोपा बिलेडोना एंड दतूरा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछेंगे, मुझे यकीन है। जाओ अगर पूछेंगे ये पार्ट में से, यहाँ से पूछेंगे। एक बात बोला आपको, ह्यूमन जो हेल्थ डिसीज है उसमें लास्ट टाइम है ना क्वेश्चन 2 या 3 आए थे, मे बी उससे ज़्यादा भी आए हो। तो जो मैंने मेनली क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन मलेरिया नहीं, 2 क्वेश्चन वो अपने जो इन्फेक्शियस डिजीज है वहाँ से आए थे, और 1-2 क्वेश्चन ये वाले पार्ट से आए थे। अरे एक यहाँ से आता और एक इम्यूनिटी से आया था। ऐसे करके 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप समझ रहे हो कितना मार्क्स का ये है? सिर्फ ये चैप्टर, यूनिट भी नहीं, ये चैप्टर सिर्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ लोगे, अपना टाइम वेस्ट तो कुछ जाएगा नहीं। These days cannabinoids are abused by sport person. इसे स्पोर्ट पर्सन है क्योंकि उनको अपना एनर्जी बढ़ाना है, उनको हेल्यूसिनेशन के लिए नहीं चाहिए, उनको सेंस ऑफ यूफोरिया नहीं चाहिए, उनको इंक्रीज अपनी एनर्जी करनी है।
उनको एक चीज़ ही है कि भाई हमको जीतना है, हमको क्या करेंगे भाई। ड्रग्स लाइक barbiturates, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as a medicine used। तो देखो कोई चीज़ अगर जिसके अच्छे चीज़ें जिसकी ख़राब चीज़ है तो कुछ अच्छी चीज़ों में काम है, जैसे ड्रग्स का अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो अच्छी चीज़ में अपने मेडिसिन में आ गया हेल्प पेशेंट्स कोप विद जो मेंटल इलनेस, जो पागल होते हैं दिमाग से, जैसे कि जिसको डिप्रेशन हो, इंसोमिया हो, और ऑफन अब्यूज्ड। मॉर्फाइन जो है वो वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मॉर्फाइन जो है वेरी अफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जो सर्जरी में जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेवरल प्लांट्स fruits and seeds having hallucinogenic property have been used for hundred of years। कितने साल? 100 साल in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। When these are taken to purpose other than medicinal use or in amounts of frequency that impair, मतलब hallucinogenic property है ये बहुत सारे प्लांट, फ्रूट और सीड्स जिनके अंदर हेल्यूसिन, जैसे अपने धतूरा हो गया, एथेरोपटा बिलोडेना हो गया, इन सब चीज़ों को यूज कर रहा है 100 साल से भी ज़्यादा इस टाइम से यूज़ कर रहा है, जैसे फोक मेडिसिन में, रिलीजियस सेरेमनीज में, या फिर कुछ भी रिचुअल रीति रिवाज में, ऑल ओवर पूरे अपने ग्लोब में। पर ये तो है, ये पूरी अलग चीज़ है एथेरोपटा बिलोडेना, और ये पूरी अलग चीज़ है, ये अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। When these are taken for the purpose other than medicinal use, अगर इसी चीज़ को मेडिसिनल यूज़ के सिवाय, जैसे कि ये एथेरोपा का मिस यूज जो किया, एथेरोपा का और धतूरा का, फिर अपना वो ऊपर कौन, ये यार क्या नाम, कैनाबिस सटाइवा, फिर अपना ओपियोइड्स, ये सब का जो मिस यूज होता है वो सब फिर मेडिसिनल यूज और इन अमाउंट्स फ्रीक्वेंसी दैट एम्पेयर्स वन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल and psychological function, it constitute drug abuse। स्मोकिंग, तो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लास्ट वाला पार्ट है ना, उसमें मैं जो टिक कर रहा हूँ वही पढ़ोगे, पूरा पढ़ने जाओगे तो बूढ़े हो जाओगे। जो टोबैको है वो यूज़ हो रही है ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन, बोलते हैं ना हमारे बाप दादा के ज़माने से हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, अपने नहीं बोलते भाई। Smoked, it is smoked, chewed or used as a snuff। Tobacco contains large number of chemical substance including nicotine and ये एक alkaloid है। निकोटीन क्या करता है? Stimulate adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline into blood circulation, both of which raise, ये क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे अपना, और क्या करेंगे? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। स्मोकिंग इज associated with increased incidence of cancers of lung। मैंने बोला कैंसर ऑफ लंग हमने पढ़ा था, तो क्यों होगा? ये तुरंत नहीं होगा, इसको 10 साल बाद होगा। जो पी रहा है ये, जो भी इंसान पिएगा ये स्मोकिंग करेगा मीन्स, तो उसको तुरंत कुछ नहीं होगा, 10 साल 15 साल 8 साल टाइम लगेगा, वो डिपेंड है कितनी अमाउंट वो पी रहा है। यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, गला भी खराब, गले से ही जा रहा है, और डाइजेशन में एक्सक्रीशन में यूरिनरी ब्लैडर खराब हो जाएगी, ब्रोंकाइट्स खराब हो जाएंगे, एम्फीसीमा, ये आपको पता है क्या होता है? बताऊँगा एम्फीसीमा, ये कुछ नहीं होता। एम्फीसीमा क्या बताओ, मैं बताऊँ? एम्फीसीमा जो है ना भैया, एम्फीसीमा है ना, वो सीमा ने स्मोकिंग की तो उसे उसकी एल्वियोलाई वॉल डैमेज हो गई। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ओके, जो सीमा यानी एम्फीसीमा, ये जो एम्फीसीमा है अपना, कहाँ चला गया भैया? ये जो एम्फीसीमा है, ये जो अपना एम्फीसीमा है, अरे भैया दे,
ये जो एम्फीसीमा है, इसमें क्या होता है, जो एम्फीसीमा का मैंने शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको बताने के लिए, सीमा ने स्मोकिंग, इसमें वो इंसान बहुत स्मोकिंग 10 साल 15 साल करेगा तो उसकी जो एल्वोलाई की वॉल और डैमेज हो जाएगी, उस वजह से क्या होगा, क्रॉनिक डिसऑर्डर, मतलब ये क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या है, एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्वोलाई वॉल डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है, स्मोकिंग करने की वजह से। क्यों होती है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करोगे तो एम्फीसीमा हो जाएगा। फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज, फिर क्या है, गैस्ट्रिक अल्कर, टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑन ओरल कैविटी। हाँ भाई, तुम मुंह में चाप, पूरे इंसान देखते हो ना, पूरे दिन मुंह भरा रहता है, ओ या क्या कर रहे हो, पूरा मुंह के अंदर ओ ये ऐसा करते हैं ना, आपको आपने देखा होगा बहुत जगह, कहीं पे चाय पीने या फिर समथिंग, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो, अब देखोगे रास्ते में भी आपके जो वैन वाले होते हैं वो लोग भी करते हैं। जो स्मोकिंग होती है वो इंक्रीज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट अपने ब्लड में, और वो बताए कितना हार्मफुल अपने लिए, और रिड्यूस करती है हीम बाउंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कम कर देगी। इससे क्या होगा, O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। वैन वन बाय पैक ऑफ पैकेट्स, जब कोई भी इंसान पैकेट खरीदता है किसका, सिगरेट का, तो वहाँ पे उन्होंने मीन्स लिखा होता है स्टैच्यूटरी वार्निंग कि भाई ये मत पियो, इससे ऐसा आपको हो जाएगा, आपको ओरल कैविटी हो जाएगी। आपने देखा, हम पिक्चर देखने जाते हैं कहीं पे भी जाता हूँ, फिर उन लोगों ने मतलब दिखाते वीडियो के, मैंने पिया तो मेरा घर बर्बाद हो गया। वैसे ही ये सिगरेट होती है, वो लोग जो पीते हो ये नहीं देखते वार्निंग, उनको कैसा, हाँ भाई चलो मज़ा आ रही है पियो, कि कितनी है हेल्थ को इंजर्स उनको अभी नहीं पता चला, क्योंकि इसका, क्योंकि ये क्रॉनिक है। क्या है, क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक को होने में टाइम लगता है भाई। स्मोकिंग इज़ वेरी प्रीलिमिट इन सोसाइटी बोथ अमोंग एंड यंग, बूढ़े और जवान दोनों बहुत पीते हैं, पर जो बीच वाले होते हैं, जैसे कि अपने डैड हो गए, जो अपने पप्पा लोग हैं, पर जो उनके पापा लोग, वो लोग सिगरेट पियेंगे, पर जो अपने पापा लोग हैं ना, वो नहीं पी पाएंगे। बोलो क्यों, उनको बस जिम्मेदारी है। हम जो मिडिल एज वाले, हम भी नहीं पी सकते, पर जो एकदम यंग होते हैं, जैसे कि 16 17 18 20 के आसपास, वो सब पियेंगे। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, इनको पता है कि इनका डेंजर क्या है, हमने पढ़ा हुआ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है क्या डेंजर, तब भी लोग पीते हैं। एंड चेविंग टोबैको एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, ये क्यों पीते हैं यूथ और ओल्ड, चलो ओल्ड का समझ पड़ते हैं, उनको तो पहले से आदत है। अगर कोई इंसान बहुत पी रहा है यूथ, तो उसको मिलवाना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास। एडोलेसेंस मीन क्या होता है, पीरियड और प्रोसेस जब जो चाइल्ड और मैच्योर होता है इनटू एडल्ट, उसके एटीट्यूड चेंज होंगे, बिलीव्स चेंज होंगे। द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought as adolescence period. लिंकिंग ब्रीच लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब 12 से 18 चाइल्ड में से कन्वर्ट होने के लिए एडल्ट में, उसका इतना टाइम होता है एडोलेसेंस का, 18 के बाद वो यूथ में आ जाएगा। एडोलेसेंस accompanied by several biological and behavioral changes, बायोलॉजिकल मतलब आपको पता ही है, ऑन बिहेवियर मीन्स उसके आवाज़ में चेंज आ जाना। Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and physiological psychological development of individual। अगर कोई इंसान ये टाइम पे बिगड़ गया तो समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है भाई। क्यूरियोसिटी, इंसान को हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि आप कहीं पे, आपको क्या होता है, जैसे भाई मुझे क्यूरियस, मुझे जानना है क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, बस। जैसे कि हमको एडवेंचर की होती है, कुछ चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट कुछ करना हो तो एक्सपेरिमेंटेशन की होती है, ये सब कॉमन कॉज है क्यूरियोसिटी के, जो मोटिवेट करती है यंगस्टर्स को टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल यूज। अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द effects that might be perceived as the benefits जो of alcohol or drug use. Thus the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, बट बाद में जब किसी इंसान को, मतलब आपने अगर फर्स्ट टाइम ली ड्रग्स, और सेकेंड टाइम क्यों लगा कोई इंसान, जब वो सोसाइटी में या तो फिर उसके मार्क्स, रिजल्ट, या फिर ब्रेक, कुछ भी है नहीं, उसको किसी भी चीज़ से एस्केप भागने के लिए, कोई प्रॉब्लम से, तो स्ट्रेस में हो, किसी के प्रेशर में हो, मतलब ये एक्शन बोला एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन के, तो ये जो चीज़ होती है यंगस्टर को बहुत ललचाती है, अल्कोहल ट्राई कर लो, ड्रग्स,
और ये यूथ में एज ए कूल यूज़ होता है कि हाँ भाई भाई देखो तो सिगरेट पी रहा है, बहुत वो लग रहा है, ये वो उनका लड़का सिगरेट पी रहा है, ऐसा लड़का नहीं मीन्स वो भाई लड़का मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है ऐसा, तो बोलेंगे भाई तू भी पी तू भी पी तू भी तू भी पी। तो वही चीज़ है इसमें। फिर टेलीविज़न मूवीज़ पिक्चर्स में जो हीरो लोग होते हैं वो भी पीते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाड़ी गोल गोल घुमाएंगे। ये प्रमोट करते हैं कि अदर फैक्टर्स, मतलब ये प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई पियो पियो, तो यंगस्टर है उनके अंदर एडोलेसेंस पीरियड है, तो वो लोग को भाई इसमें ऐसा क्या है चीज़ें जो सिगरेट पी रहे गाड़ी होगी ऐसा वही। Other factors that have been associated with the drug and alcohol abuse among the adults are unstable or unsupportive family structure and peer pressure, addiction and dependence. Drugs are frequently used repeatedly. Fails to raise the inherent addictive nature of alcohol and drug. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being. हाँ मैं सही हूँ, सब सही है, जिंदगी सही चल रही है, पर उसको आगे जाके क्या होगा आपको ही नहीं पता और हमें भी नहीं पता। अगर कोई इंसान को नहीं पीनी तब भी उसको पीनी पड़ेगी, उसको आदत पड़ गई, उसको उसकी उसकी एक टाइप की उसकी ज़रूरत बन गई है। Repeated use of drugs, tolerance level जो होता है of the receptor present in our body increases. जो टॉलरेंस का ख़त्म हो जाएगा भाई बस कितनी पिएगा, तो जो रिसेप्टर है वो सिर्फ हायर डोजेज ऑफ ड्रग पे रिस्पॉन्ड करेंगे और अल्कोहल फिर लीडिंग और ग्रेटर इंटेक, अगर वो इंसान बहुत लेगा और एडिक्शन करेगा तो फिर दिस ड्रग्स इवन वंस कैन बी फोर रनर टू एडिक्शन। कोई इंसान इसके लिए घर बेच देगा, पैसे चुराएगा, कुछ भी करने के लिए पागल हो जाएगा। जब उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, उसके माइंड को उसकी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वो ड्रग्स का एडिक्ट हो जाएगा। Addictive potential of drugs and alcohol pull the users to vicious circles leading to their regular abuse from which he or she may not be able to get out. इससे वो बाहर निकल नहीं पाए, उसको उसकी आदत हो गई और इसके लिए उसको किसी की गाइडेंस भी नहीं मिलती, काउंसलिंग भी नहीं मिलती। The person gets addicted and become dependent on their use. उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी पूरी डिपेंड किस होगी, उस पे, ड्रग्स पे। डिपेंडेंस इज टेंडेंसी ऑफ अवर बॉडी मैनिफेस्टिंग आपने सुना है वीडियो में, मैनिफेस्टिंग, हाउ टू मैनिफेस्ट योर माइंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट है, विथड्रॉल सिंड्रोम। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, तो उससे क्या होगा, इंसान है वो सोच रहा है चलो भाई बस, अगर समझो कोई इंसान बहुत टाइम से ड्रग ले रहा है, रोज उसको एडिक्शन हो गया, अब उसके घर वालों ने सोचा उसको छुड़वाना पड़ेगा, जब पता चला बोलेंगे अब इसकी छुड़वानी पड़ेगी, मतलब ये ड्रग्स, तो क्या करेंगे, चलो भाई डिसकंटिन्यू कर दो। तो उसमें क्या होगा, सामने वाले इंसान जो ड्रग्स ले रहा है उसको एंजाइटी होगी, शेकनीस होगी, नोजिया होगा, स्वेटिंग होगी, पसीना पसीना, घबराहट होगी, तो उसके बाद वापस वही रिज्यूम कर लो, बस मैं नहीं जी पाऊँगा, मर जाऊँगा इसके बिना। और किसी में तो जब कोई इंसान उसको छोड़ने की कोशिश करता है उसमें क्या होता है, सर्व एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड पर्सन में नीड मेडिकल। अगर कोई इंसान छोड़ेगा ही नहीं, एकदम उसके पीछे ही वो रिज्यूम ही उसको कर ही लेगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको मेडिकल का सुपरविजन लेना पड़ेगा। डिपेंडेंस लीड्स टू पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू स्टेटाइट हीज और हर नीड्स। अपनी नीड्स पूरी करने के लिए फंड्स नहीं होंगे। दिस एंड मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम बहुत होगी एडजस्टमेंट में। The immediate effects of drugs and alcohol are manifested in the form of reckless गुस्सेदार, reckless behavior, vandalism, violence, और इसका excessive dose होगा तो drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage। यानी आपके जो दिमाग को जो दो हिस्से होते हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स से कोमा से करते हैं ड्रग्स एडिक्ट। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और अल्कोहल, राइट।
At time, a drug or alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his or her families. अगर कोई ड्रग एडिक्ट अपने घर वालों के लिए कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कर देगा तो वो सही नहीं है. तो दोज हु टेक ड्रग इंट्रावर्सली डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू लेते अपनी वेन्स के अंदर बाय यूजिंग नीडल और सिरिंज, तो ये बहुत सीरियस है. बोलो क्यों? क्योंकि इससे एड्स और हेपेटाइटिस बी हो सकता है. बोल क्योंकि जो वायरस होता है विच रिस्मेंबर डिसीज आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कोई इंसान शेयरिंग या नीडल्स जो है वो इन्फेक्टेड यूज़ कर लेगा बाय चांस, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स आराम से चले जाएंगे उसके अंदर और वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है और ये इंसान जिसको एड्स हो जाएगा वो मरेगा ही. तुम प्रिवेंशन कर सकते हो पर क्योर ऐसा कुछ भी नहीं है. ये दोनों ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड. द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस मे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. क्या है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है? ये क्यों होता है? जैसे कि कोई इंसान है मतलब उसकी 12 to 18 एज में ही अगर वो ड्रिंक करना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा, जो बड़ा होगा एडल्ट में आएगा तब वो हैवी ड्रिंकिंग करेगा पहले से भी, मतलब जो बचपन में उससे भी ज़्यादा करेगा. तो जो क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स है, जो अल्कोहल या नर्वस सिस्टम एंड लीवर साइरोसिस. The use of drugs and alcohol during pregnancy is adversely affect the fetus. fetus को adversely affect करेगा प्रेगनेंसी में. फिर इसका दूसरा मिसयूज है कि जो सर्टन स्पोर्ट पर्सन है वो अपने एनहेंस परफॉर्मेंस को करने के लिए यूज़ करते क्या स्टेरॉइड, मतलब इसका मिसयूज़ करेंगे लोग. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. certain hormones in sport to increase muscle strength को बढ़ाने के लिए and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. इसका साइड इफेक्ट है कोई चीज़ तुमको कुछ दे रही है कुछ टाइम के लिए, मतलब ये स्पोर्ट पर्सन क्यों लेते हैं ये सब चीज़ें, उनको इस चीज़ में आगे बढ़ना तो लेंगे तो कुछ टाइम के लिए लोग उसमें जीत भी गए, समझो इसका यूज़ करो जीत भी गए तो उसे क्या होगा, उन्होंने ले लिया जीत गए, उसका साइड इफेक्ट तो होगा ना, क्यों नहीं होगा. तो साइड इफेक्ट क्या है इसका? यूज़ ऑफ इनाबिलक स्टेरॉइड. अगर कोई इंसान बहुत इसको लेने लगेगा तो इंक्लूड क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड ये तो हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर. तो मसल स्ट्रेंथ बुल्क एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड द रिजल्ट इंक्रीज हमने पढ़ लिया सब. तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? कुछ तो होगा. अगर सही है तो फीमेल्स में क्या होगा? इंक्लूड मेस्कुलेशन फीचर लाइक मेल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस गुस्सा आना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल साइकिल्स, मेस्चर, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो मेल्स में होता है ग्रोथ, तो फेस पे भी हो जाएगा और बॉडी पे भी हो जाएगा. फिर क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाना, आवाज़ में दबाव आ जाना, डीपिंग इन वॉइस. और मेल्स में क्या होगा? इन मेल्स इंक्लूड्स एक्नी कॉमन, एग्रेसिवनेस बोथ, मूड स्विंग बोथ, डिप्रेशन दोनों में हो रहा है, दोनों को होगा मीन्स. रिडक्शन ऑफ साइज टेस्टिकल्स इसमें क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा क्लिटोरिस का, एनलार्जमेंट हो जाएगा ऑफ क्लिटोरिस. इसमें क्या होगा? साइज ऑफ टेस्टिकल्स के डिक्रीज हो जाएंगे, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डाइसफंक्शन. फिर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज इन द मेल. प्री मैच्योर बाल्डनेस टकला हो जाना. एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना और टेस्टिकल का छोटे हो जाना. दिस इवेंट्स में भी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग. जो इंसान बहुत यूज़ करेगा तो प्रोलॉन्ग करते
परमानेंट हो जाएगा, पहले टेम्पररी होगा फिर बाद में परमानेंटली हो जाएगा. इन द एडोलिसेंस मेल और फीमेल सेव फेशियल एंड बॉडी एक्ने आर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ ऑफ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द क्रिटेनिज्म बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ को. मे भी राइट हूँ मैं, मुझे पता, आप बोल देना, कमेंट कर देना. द एज ओल्ड एडेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. डिवाइस अच्छा है कि तुम खुद की केयर करो, हेल्थ पे केयर करो, अपनी पर्सनल हाइजीन पे. ये सही है. हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल आर मोर लाइक टेकन अप एट अ यंग एज, more during adolescence. Hence, it is the best to identify the situation they may push adolescents towards use drug. Remedial measures well in time regard parents and teacher. पेरेंट और टीचर्स को देखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी पहली है कि जो हमारा स्टूडेंट है और जो हमारा बेटा है या बेटी है वो क्यों ले रही है, उसको डांटना नहीं है, उसको मजबूरी जाननी है. High level of nurturance and consistent discipline parenting combines has been the lower risk of substance abuse. Some of the measures mentioned here are particularly useful for prevention and control. Avoid undue peer pressure. Every child has their own choice. खुद की चॉइस होती है. पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी होती है, चॉइस होती है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें और नर्चर भी करना चाहिए. चाइल्ड शुड नॉट पुश्ड unduly to perform beyond his or her threshold limits. बीट स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर, किसी भी चीज़ में, स्टडीज़ को स्टडीज़ करना, स्टडीज़ कराओ. उसको अगर खेल कूद में शौक है तो खेल कूद में डाल दो, या फिर कोई और एक्टिविटीज़ में डाल दो. उसको जो करना है, सिंगिंग, डांसिंग, जो करना हो. एजुकेशन काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस एंड एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, ओके, एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. एंड ऑब्वियसली अभी जो नीट दे रहे हैं ज़रूरी थोड़ी है, मतलब किसी ने पिछले साल दिया वापस अभी दे रहा है तो ऐसे आप हार गए हो, आपको चांस है और आप ऐसे, तो ये फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ है अपनी, इसको अपनी लाइफ मत बनाओ, इसे एक पार्ट है छोटा सा. इट वुड ऑल्सो बी वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड एंड टू हेल्दी परस्यूज लाइक स्पोर्ट, रीडिंग, म्यूजिक, योगा एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. बोलते हैं ना, अगर इंसान कोई चीज़ में व्यस्त हो जाएगा तो किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देगा. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide everyone. Help may even be sought from close to trusted friends. उनके दोस्तों को क्या कर रहे हैं उसके बारे में सब जानो. Besides getting proper advice to sort out their problems, help young to vent their feeling of anxiety and guilt. दोस्तें जानो, उनके जो पेरेंट्स हैं जिसका बच्चा ट्रस्ट है उसको, उनके पेरेंट्स को उसके जो क्लोज रिलेटेड है, जैसे उनके साथ रहते, जैसे दोस्त हो गए, रिश्तेदार, जो उसके रिश्तेदार, छोटे छोटे दोस्त हो गए उसके, जो भी, उनसे बात करो कि भाई तुमको क्या पता है इसकी क्यों इसने किया ये. अलर्ट पेरेंट एंड टीचर नीड टू लुक फॉर आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कस अबाउट. इवन फ्रेंड इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग और अल्कोहल शुड नॉट, ऐसे वो शर्माएगा नहीं, डायरेक्ट जाएगा और बोल देगा, पेरेंट को बोल देगा या टीचर को बोल देगा. इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पर्सन कंसर्न, अगर उसका सच्चा दोस्त है तो. Appropriate method would be required to diagnose malady and underlying causes. Thus would help initiating proper remedial step for treatment. Lot of awareness available in form of highly qualified psychologist, psychiatrist and re-education and rehabilitation programs help individuals who unfortunately got into quagmire of drug or alcohol abuse. With the such help of the affected individual, the sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead to perfectly normal and healthy life.
वो इतना ही पढ़ लिया अपना, थोड़ा नीचे भी आ जाता है, समरी देख लेते एक बार, ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि समरी में से क्वेश्चन आता है भाई। तो मैं जो पढ़ा था वही है। देखो हेल्थ में क्या लिखा है, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट health is not the absence of disease, it is a state of complete physical, mental, social, psychological well-being. Disease like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infection of skin, malaria, and many other major cause of distress to human beings. वेक्टर बॉर्न जो होते हैं वो डिसीज होते हैं, ये जो आवाज़ है उसको आप नज़रअंदाज करें। डिजीज लाइक मलेरिया स्पेशली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फल्सिफरम, ये बहुत मलेजेंट होता है, याद रखो। ये अगर ट्रीटेड नहीं किया गया तो प्रूव फटल, इंसान मर भी सकता है। तो हमको अगर इन सब से बचना है, इन्फेक्शन एजेंट से, पर्सनल क्लीनिनेस रखो, साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखो, पब्लिक हेल्थ मेजर्स लाइक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का डिस्पोजल सही से करो, डिकंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड, control vectors like mosquito, immunization are very helpful in preventing this disease. Our is a major role preventing disease. When we exposed to disease causing agent, the innate defense of our body like skin, mucous membrane, antimicrobial substance, ये सब दिया था ना अपना को, स्किन जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकती है। फिर म्यूकस में तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनाइटल, नहीं रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे वो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, प्रेजेंट होता है म्यूकस मेनली। फिर एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट है, टीयर्स, अपनी आँखों में से आंसू निकलते हैं वो, फिर सलाइवा अपने माउथ में होता है वो, फिर एसिड इन स्टमक, ये सब। तो फैगोसाइटिक सेल्स हेल्प टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन। फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे पैथोजन की एंट्री इन आवर बॉडी। पैथोजन सक्सेस इन गेनिंग एंट्री, पैथोजन जो होते हैं गेनिंग एंट्री टू आवर बॉडी, स्पेशल एंटीबॉडीज। इम्यून, ये दो टाइप का होता है, ह्यूमरल और CMI और ह्यूमरल। सो टू किल दिस पैथोजन, इम्यून सिस्टम हैज़ मेमोरी ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन। तो वापस से जोर से जवाब, मतलब फास्ट और मोर इंटेंस, और फास्ट देखिए रैपिड एंड मोर इंटेंस। बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन हो गया भैया, चलो क्या है मे बी मतलब हो। अब एफोर्डेड वैक्सीनेशन जो होता है, जैसे कि अपने कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन यूज़ हुआ था हमारे, एफोर्डेड वैक्सीनेशन, immunization. Among the other diseases, AIDS and cancer kills large number of individuals worldwide caused by human immunodeficiency virus HIV, fatal but can be prevented if certain precautions taken. ज़्यादा जी सकते हो पर मरना तो पड़ेगा ही। Many cancers curable होते हैं if detected early, अगर जल्दी ढूंढ लिया जाए और किसी अच्छे से हमने उसकी इलाज कर लिया, जैसे कि हमको एग्जांपल दिए थे इन लोगों ने। तो बायोलॉजिकल का बताओ क्या था, अल्फा इंटरफेरॉन, क्या था अल्फा, हमारा था ना अल्फा इंटरफेरॉन वो वाला। तो किस में आता है बताओ, बायोलॉजिकल या फिर कीमो से क्यों रेडियोथेरापी में आता है, दोनों में से किस में आता है बताओ, कमेंट करो। फिर of late drug and alcohol among youth and adolescents becoming another cause of concern because of this addictive nature of alcohol and drugs. Their perceived benefits like relief from stress, a person may try to taking this in the face of peer pressure, examination related, competition related stress is doing, or she get addicted to them. Education about their harmful effects, counseling and seeking immediate professional medical help would totally relieve the इंडिविजुअल फ्रॉम दिस हैबिट्स। इसको क्या बोलते हैं, शैतान। ये सब चीज़ों को क्या होता है, शैतानी चीज़ें बोलते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। बाय बाय, टाटा।